Welcome to the video lecture series presented by Puja Coaching Institute. I am Deep Makaria, your young instructor. This is the video lecture series in linear algebra. आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेक्टर सबस्पेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे सबस्पेस की डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन क्या है समझते हैं। Let W be a non-empty subset of a vector space B. Then W is said to be a vector subspace or simply subspace of V if W itself a vector space under the same operation induced from V. जिसके अगर W V से इंड्यूस होते हुए ऑपरेशन में खुद वेक्टर स्पेस है एंड W V का सबस्पेस है, सबसेट है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सबस्पेस ऑफ V। ओके एंड उसके बाद देखो एक रिजल्ट दिया हुआ है, सबस्पेस चेक करने का एक रिजल्ट है, एक कंडीशन है। ओके इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ 0 बिलोंग्स टू W होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है तो W क्या हो जाएगा? सबस्पेस हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर बाय डेफिनेशन W को सबस्पेस दिखाना है तो W को क्या दिखाना पड़ेगा? वेक्टर स्पेस अंडर द सेम ऑपरेशन। और वेक्टर स्पेस की कितनी प्रॉपर्टी होती थी? टोटल 8 प्रॉपर्टी होती थी। तो 8 प्रॉपर्टी दिखाने की जगह पे अगर सिर्फ मैं 3 प्रॉपर्टी दिखा दूं तो फिर भी मैं बता सकता हूँ क्या सबस्पेस है। तो जब भी कभी भी हम आगे से कभी किसी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस दिखाना हो तो हमें ये तीन ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? का इधर 0 बिलोंग्स टू W होना चाहिए और W नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन चलेगी। उसके बाद देखो इफ W1 W2 बिलोंग्स टू W है देन उन दोनों का सम भी उसके अंदर होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे क्लोज अंडर एडिशन। ओके एंड अगर अल्फा कोई भी फील्ड का एलिमेंट है, इसका अल्फा अगर स्केलर है एंड W बिलोंग्स टू कैपिटल W है देन अल्फा इनटू W बिलोंग्स टू W होना चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि W क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ओके तो ये तीन कंडीशन चेक करने से हमें पता चल जाएगा कि वाला सबस्पेस है या नहीं है। तो आगे से हम ये तीन ही कंडीशन चेक करेंगे। अभी देखो सबस्पेस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिए हुए हैं V इक्वल टू आर एन के सबस्पेस के दिए हुए हैं। लेट V इक्वल टू आर एन बी ए वेक्टर स्पेस और अ फील्ड R। देन नीचे में से कौन से उसके सबस्पेस होंगे और कौन से नहीं होंगे वो हमें बताना है। यहाँ पे देखो W1 क्या दिया हुआ? W1 इक्वल टू ऑल दोस U बिलोंग्स टू Rn such that U2 इक्वल टू माइनस U1 एंड U3 इक्वल टू 2U2। तो क्या है इसका सबस्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा, वो हमें चेक करना है। ओके तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो तीन कंडीशन थी वो तीन कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी है। ओके तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी? 0 बिलोंग्स टू W। तो यहाँ पे देखो 0 बिलोंग्स टू W हो रहा है तो 0 बिलोंग्स टू Rn के लिए U2 जो है इक्वल टू माइनस ऑफ U1 होगा। हाँ होगा क्योंकि उसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट का नेगेटिव है, बट 0 का नेगेटिव 0 ही होता है। और सिमिलरली यहाँ पे भी 0 इक्वल टू 2 टाइम 0 सही है। ओके तो 0 बिलोंग्स टू W होगा। उसके बाद सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर U बिलोंग्स टू W है, V बिलोंग्स टू W है, U एंड V बिलोंग्स टू W है तो उन दोनों का सम भी बिलोंग्स टू W होना चाहिए। तो U बिलोंग्स टू W है, इसका मीनिंग क्या हुआ? उसका जो सेकंड कंपोनेंट है U2 इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ U1 होगा। एंड V बिलोंग्स टू W है इसलिए उसका जो सेकंड कंपोनेंट है V2 इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ U1 होगा। एंड U3 इक्वल टू क्या होगा? 2U1। और सिमिलरली क्या होगा? V3 इक्वल टू क्या होगा? 2V1। ओके अब दोनों का एडिशन करते हैं तो क्या होगा? U2 प्लस V2 इक्वल टू माइनस ऑफ U1 प्लस V1। और यहाँ पे भी एडिशन करते हैं तो क्या होगा? U3 प्लस V3 इक्वल टू 2 टाइम U1 प्लस V1। तो यहाँ पे देखो U प्लस V भी है, वो एक्चुअली W की इस कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है। U प्लस V में भी उसका सेकंड कंपोनेंट उसका फर्स्ट कंपोनेंट का नेगेटिव है, उसका थर्ड कंपोनेंट 2 टाइम उसका फर्स्ट कंपोनेंट है, इसलिए U प्लस V बिलोंग्स टू भी क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ओके तो इसका मीनिंग ये हुआ ये वाला जो है वो क्लोज अंडर एडिशन है। अब क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। उसके लिए तो कोई भी C लेते हैं, C बिलोंग्स टू R के लिए एंड U बिलोंग्स टू W के लिए, क्या C टाइम U बिलोंग्स टू W होता है या नहीं होता है?
तो u बिलोंग्स टू w है, इसलिए ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। अगर मैं दोनों साइड c से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, cu2 इक्वल टू माइनस ऑफ cu1 ऐसा हो जाएगा। एंड उसके बाद वाला कंपोनेंट क्या होगा, cu3 इक्वल टू 2 टाइम्स cu1 ऐसा हो जाएगा। दोनों साइड c से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला जो भी है वो cu का सेकंड कंपोनेंट है, यहाँ पे cu का फर्स्ट कंपोनेंट है, तो cu का सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ cu का फर्स्ट कंपोनेंट है। और यहाँ पे भी ऐसा है, cu का थर्ड कंपोनेंट इक्वल टू 2 टाइम्स cu का फर्स्ट कंपोनेंट है। ओके, तो cu जो है वो w की जो भी कंडीशन है उसका सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए cu बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। इसलिए ये वाला w1 और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगा, तो ये वाला वेक्टर स्पेस बन जाएगा। इसलिए फर्स्ट वाला हमारा सबस्पेस है। उसके बाद देखो w2 हमारा सबस्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू w ही नहीं हो रहा। ओके, इसलिए वाला सबस्पेस नहीं होगा। उसके बाद w3 देखो, w3 भी सबस्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। जब भी स्क्वायर वाला टर्म है तब हम क्लोज अंडर एडिशन नहीं होता है, तो हम चेक करते हैं नहीं होता या होता है। देखो हम पहले एक ऐसा एलिमेंट लेंगे कि जो इसका पालन कर रहा है, बाद में उसको दोनों साइड c से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में देखेंगे तो हो रहा है, मतलब इसका सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेंगे। तो हम कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो इसका पालन करता हो। तो मैं u1 इक्वल टू 1 लेता हूँ, u2 इक्वल टू -1 हो जाएगा और u3 इक्वल टू बाकी से 1 हो जाएगा, और बाकी सारा कंपोनेंट में 0 रखता हूँ। इसको अगर मैं u बोलता हूँ, u इक्वल टू 1 -1 1 और बाकी सारा कंपोनेंट 0, तो इस केस में अगर मैं c इक्वल टू 2 लेता हूँ तो c टाइम u क्या होगा, इसके 2u इक्वल टू 2 -2 2 एंड 0 0 0 ऐसा होगा। देखो यहाँ पे u3 इसके यहाँ पे u3 2 है इक्वल टू u1 स्क्वायर नहीं हो रहा, इसके u1 जो भी है वो एक्चुअली -2 है, उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, तो एक्चुअली ये 4 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 4 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वाला वेक्टर स्पेस नहीं है। उसके बाद w4 देखो, w4 में अगर मैं यहाँ से कोई भी एक u ऐसा कंसिडर करता हूँ, u इक्वल टू u1 u1 इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, u2 इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, सभी जगह पे 1 ही पुट करता हूँ सारे के सारे कंपोनेंट, तो उस केस में u इसका एलिमेंट होगा, इसके सारे के सारे कंपोनेंट 0 से बड़े हैं, इसलिए u बिलोंग्स टू w होगा। बट अगर मैं c इक्वल टू -1 लेता हूँ, तो c इक्वल टू -1 के लिए c टाइम u डजंट बिलोंग्स टू w4 हो रहा है। तो इसका मीनिंग है कि w4 भी हमारा सबस्पेस नहीं है। उसके बाद देखो w5 क्या दिया हुआ है, ऑल्दो u बिलोंग्स टू Rn सच दैट u डॉट v इक्वल टू 1 फॉर फिक्स v बिलोंग्स टू Rn। यहाँ पे देखो 0 ही इसमें नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 डॉट कुछ भी करूंगा तो ऑलवेज 0 आता है, 1 नहीं आता। ओके, तो 0 ही इसमें नहीं है, इसका मीनिंग है कि वाला सबस्पेस नहीं हो रहा। उसके बाद वाला देखो, यहाँ पे u बिलोंग्स टू Rn दिया हुआ सच दैट देयर एग्जिट a and b बिलोंग्स टू R सच दैट w इक्वल टू au प्लस bv फॉर अ फिक्स u and v बिलोंग्स टू Rn। इसके u and v बिलोंग्स टू Rn फिक्स दे ही दिए है, और इसके सारे मतलब u का यहाँ पे कोई भी मल्टीपल दिया हुआ, v का कोई भी मल्टीपल दिया हुआ, स्केलर मल्टीपल, और उन दोनों का एडिशन दिया हुआ। तो इसके सारे टोटल पॉसिबल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कलेक्शन लिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि ए सबस्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये वाला सबस्पेस बनेगा, इसकी सभी कंडीशन चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये वाला सबस्पेस बनेगा। देखो यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो w इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 बिलोंग्स टू w6 है। सिमिलरली अगर मैं कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लेता हूँ कि जो इसके अंदर हो, दूसरा कोई भी ऐसा एलिमेंट लेता हूँ जो इसके अंदर का हो। ओके, तो सपोज के w1 इसके अंदर लेता हूँ,
ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे को दो एलिमेंट A1 एंड B1 ऐसे मिलेगा, सो दैट W1 कैन बी रिटन एज A1U प्लस B1B। सिमिलरली इसका एलिमेंट लेता हूं W2, तो W2 कैन बी रिटन एज A2U प्लस B2B। तो इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन W1 प्लस W2 इक्वल टू A1 प्लस A2 टाइम U प्लस B1 प्लस B2 टाइम B, ऐसा कुछ हो जाएगा जो वापिस से इसी फॉर्म का है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि W1 प्लस W2 W6 में है, और सिमिलरली हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दिखा सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि W6 वह सबस्पेस बन रहा है Rn का। ओके, तो यहाँ पे देखो जब भी W1 में अगर इस टाइप की कंडीशन दी थी, यहाँ पे देखो जो भी कंडीशन है ना वो लीनियर वाली कंडीशन है। ओके, सभी टर्म का पावर 1 है। ओके, तो इस टाइप की अगर कंडीशन है तो ये वेक्टर स्पेस बनने के चांसेस है। बट अगर इस टाइप की कंडीशन है कि जहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऐड है, बाद में स्क्वायर वाला टर्म इन्वॉल्व है, तब जाकर के वेक्टर स्पेस नहीं बनते। बाद में यहाँ पे देखो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन दिया हुआ था, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, बट लीनियर स्पेस के लिए एक्चुअली उसके माइनस वाले एडिटिव इनवर्स भी उसमें आने चाहिए, बट यहाँ पे नहीं आ रहे थे, और यहाँ पे जीरो बिलोंग नहीं कर रहा था, और यहाँ पे एक्चुअली U और V को कंटेन कर रहे थे स्मॉलेस्ट सबसेट हो गए। हम इसको आगे देखेंगे। देखो उसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं। लेट V इक्वल टू म्यू एन ऑफ एफ, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस, उसका नोटेशन है म्यू एन ऑफ एफ। ओके, बी अ वेक्टर स्पेस और अ फील्ड एफ, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस ऑफ V, वो हमें चेक करना है। ओके, फर्स्ट वाला देखो W1 क्या दिया हुआ, A बिलोंग्स टू B सच दैट ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0। तो एक्चुअली A इसका सबस्पेस बनेगा। आप होमवर्क में चेक कर लेना कि एक्चुअली सबस्पेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मैं सिर्फ यहाँ पे बताता हूँ कौन कौन सा सबस्पेस बनेगा और कौन कौन सा नहीं बनेगा। ओके, बाद में देखो यहाँ पे U बिलोंग्स टू F एंड B फिक्स, कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ, उसके लिए W2 क्या दिया हुआ कि ऑल्दो J बिलोंग्स टू U सच दैट AU इक्वल टू 0। ओके, तो ये वाला भी मींस कि उसका सबस्पेस बनेगा। ओके, उसके बाद ये वाला देखो, उसके बाद वाला जो है उसका सबस्पेस नहीं बनेगा क्योंकि 0 ही इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ओके, उसके बाद वाला देखो, उसके बाद वाला उसका सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो कोई भी 0, अगर जो भी है 0 इंटू बी करूंगा तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0, b इंटू 0 में इसके 0 ही होगा। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज 0 ही होगा, तो 0 के लिए वाला ट्रू हो रहा है। ओके, तो 0 बिलोंग्स टू बी, मतलब W4 तो होगा ही। उसके बाद अगर कोई भी दो एलिमेंट अगर इसमें है तो इन दोनों का सम भी इसी टाइप का होगा। एंड अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करो तो यहाँ पे सी टाइम ए भी इसका अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो रहा है तो सी टाइम ए बी इक्वल टू बी इंटू सी टाइम ए भी होगा। ओके, तो ये वाला बी उसका वेक्टर स्पेस होगा। उसके बाद W5 द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हुआ तो कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज हो ऐसे सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन। ओके, तो वो सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबस्पेस फॉर्म करता है। ओके, सिमिलरली सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो वो भी उसका सबस्पेस फॉर्म करता है। उसके बाद W7 देखो सेट ऑफ ऑल इनवर्टिबल मैट्रिक्स, 0 ही इसमें नहीं आता, तो ये वाला एक्चुअली सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा। W8 सेट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर हम ये दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लो उन दोनों का एडिशन करो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज ऑर्थोगोनल हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि क्लोज अंडर एडिशन नहीं है, तो ये वाला भी इसका सबस्पेस नहीं होगा। उसके बाद देखो सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर, ओके, तो वो एक्चुअली इसका सबस्पेस हो जाएगा। सिमिलरली सेट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर भी इसका सबस्पेस होगा, एंड सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स भी इसका सबस्पेस होगा। इस तरीके से बहुत और भी सारे सबस्पेस मिल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इतने ही लिखे हैं।
उसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट V इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड F बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। देन इसमें से कौन से उसके सबस्पेस है वो हमें चेक करना है। फर्स्ट वाला देखो W1 इक्वल टू जो भी है उसको हम Pn ऑफ F से भी डिनोट करेंगे। और वो कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल दोज F बिलोंग्स टू V मींस के ऐसी सारी पॉलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ F इज लेस देन और इक्वल टू n। n या उससे छोटी डिग्री वाली जितनी भी पॉलिनोमियल है उसका कलेक्शन, और उसको हम डिनोट करते हैं Pn ऑफ F से। तो ये वाला जो भी है उसका सबस्पेस बनेगा। ओके, आप होमवर्क में वाला चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखो है W2 इक्वल टू ऑल्दो F बिलोंग्स टू V सच दैट डिग्री ऑफ F एग्जैक्टली इक्वल टू n। तो ये इसका सबस्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस एक्स रेस टू एन एंड एक्स रेस टू एन दोनों की डिग्री कितनी है? n है। इन दोनों का बट एडिशन करता हो तो क्या आता है? 0 आता है। 0 की डिग्री कितनी है? डिफाइन ही नहीं होती। ओके, या फिर 0 की डिग्री कभी कभी हम -1 डिफाइन करते हैं, 0 की डिग्री कभी कभी -∞ भी डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कभी कभी 0 की डिग्री जब डिफाइन करते हैं तब यहाँ पे यूनियन 0 लिखना जरूरी नहीं है। 0 की डिग्री जब डिफाइन करते हैं तो कब, तब हम -1 अगर डिफाइन किया तो -1 वो n से छोटा है इसलिए 0 इसमें बिलोंग करेगा। ओके, तो ये वाला सबस्पेस नहीं है। उसके बाद देखो ये वाला सबस्पेस बन जाएगा, बट ये वाला सबस्पेस नहीं बनेगा, क्लोज अंडर एडिशन नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला जो भी है वो सबस्पेस नहीं बनेगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है? V इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम S to F बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F एंड लेट S इक्वल टू, अगर मैं F लेता हूं एंड BF इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल लेता हूं, तो उस केस में सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल वो V का क्या बनेगा? सबस्पेस बनेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं S सबसेट ऑफ R लेता हूं और C भी ले सकता हूं, ओके, उस केस में अगर मैं CS इक्वल टू ऑल दोस फंक्शन V सच दैट F इज कंटीन्यूअस, ओके, ऐसे सारे कंटीन्यूअस फंक्शन का अगर मैं कलेक्शन लेता हूं और सेट S पे, ओके, तो वो भी क्या बनता है? सबस्पेस बनता है ऑफ अ वेक्टर स्पेस V का। ओके, एंड अगर मैं ऐसे लेता हूं ये क्या सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके, तो सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो कलेक्शन है वो भी सबस्पेस बनता है। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट n टाइम डिफरेंशिएबल हो, अगर ऐसे सारे फंक्शन का कलेक्शन लेता हूं तो वो भी क्या बनेगा? सबस्पेस बनेगा। एंड लास्ट वाला C इंफिनिटिव, इसके ऑल दोस फंक्शन सच दैट f इज स्मूथ, स्मूथनेस के इनफाइनाइट मेनी टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके, तो उसका कलेक्शन भी क्या बनता है? सबस्पेस बनता है और स्पेस V का। ओके, अब देखो ऐसा स्पेस बनता है, अगर मैं चेक करना फिर क्या करना पड़ेगा? हमें कोई भी अगर मैं दो एलिमेंट इसमें से उठाऊं तो उन दोनों का सम भी इसमें आना चाहिए, 0 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, एंड कोई भी अल्फा के लिए और क्लोजर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। यहां पे देखो अगर दो कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उसका सम क्या होता है? कंटीन्यूअस फंक्शन ही होता है। 0 फंक्शन वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। ओके, एंड अगर मैं कोई भी स्केलर अल्फा लूंगा, अल्फा बिलोंग्स टू r और बिलोंग्स टू c, तो उस केस में अल्फा इनटू अगर मैं कोई भी फंक्शन करूंगा कंटीन्यूअस फंक्शन तो अभी क्या होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन ही होगा। सिंगली डिफरेंशिएबल के लिए भी सेम लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंशिएबल के लिए क्या होगा? तो अगर दो कोई भी फंक्शन होगा उन दोनों का सम भी डिफरेंशिएबल होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, एंड 0 भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, इसलिए ये वाला भी सबस्पेस बनेगा। सिमिलरली ये वाला भी सबस्पेस बनेगा, ये वाला भी सबस्पेस बनेगा। इसके बाद देखो सी वाला एग्जांपल क्या दिया हुआ कि लेट S belongs to F, S F का कोई भी सबसेट है, and first W1 equal to all those function F belongs to V such that f of x equal to f of minus x for all x belongs to S। तो अगर कोई भी फंक्शन वाली कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो यार जो कलेक्शन किया हो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन होगा। सिमिलरली W2 क्या दिया हुआ? ऑल्दो z belongs to V such that f of x equal to minus of f of minus x for all x belongs to S। अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो W1 सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन दिया हुआ, W2 सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन दिया हुआ, तो उस केस में W1 एंड W2 दोनों क्या बनेंगे? सबस्पेस बनेंगे ऑफ वेक्टर स्पेस V।
अगर हमें प्रूव करना तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो जीरो इवन फंक्शन ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, तो जीरो इवन फंक्शन होता है, सिमिलरली जीरो ऑड फंक्शन भी होता है। ओके, अगर कोई भी मैं दो इवन फंक्शन लूंगा, उन दोनों का सम करूंगा तो क्या बनेगा, इवन फंक्शन ही बनेगा। सिमिलरली ऑड फंक्शन में कैसे है, कोई भी मैं दो ऑड फंक्शन लूंगा, उन दोनों का सम करूंगा तो मेरे को ऑड फंक्शन ही मिलेगा। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही है, तो अगर कोई भी अल्फा उसको मैं f के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, f अगर इवन फंक्शन है तो अल्फा f भी क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। सिमिलरली ऑड फंक्शन के लिए भी अगर एक ऑड फंक्शन है और कोई भी स्केलर में अल्फा लेता हूं तो अल्फा इंटू f जब करूंगा तब वो कैसा रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा। ओके, तो इसलिए सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन एंड सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन वो क्या है, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V के। ओके, उसके बाद देखो s इक्वल टू n, तो जब मैं s इक्वल टू n पुट करूंगा तब ये जो V हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस, जितने भी सीक्वेंस है उसका कलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ में देखो यहाँ पे WB दिया हुआ, WB इक्वल टू सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसका कलेक्शन, तो वो भी उसका सबसेट बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस लेता हूँ, कोई भी दो बाउंडेड सीक्वेंस लूंगा, उन दोनों का सम करूंगा, अगर बाउंडेड सीक्वेंस मिलेगी। एंड इतना ही नहीं, जीरो भी बाउंडेड सीक्वेंस है। एंड अगर कोई भी अल्फा स्केलर लेता हूँ एंड कोई भी सीक्वेंस से उसका मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड है तो अल्फा टाइम वो सीक्वेंस भी कैसे रहेगी, बाउंडेड ही रहेगी। सिमिलरली एक दिया WC सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो भी है वो क्या बनता है, सबसेट बनता है वेक्टर स्पेस V का। क्योंकि अगर मैं दो कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लूंगा, उन दोनों का सम भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। सिमिलरली कोई भी स्केलर अल्फा लूंगा, अगर कोई भी एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो अल्फा टाइम वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। एंड जीरो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, एंड उसके बाद जो सबसे दिया और क्या है, W0 इक्वल टू सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन विच इज टेंड्स टू 0। उसके ऐसी सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेनी है कि जो 0 को कन्वर्ज करता हो, तो वो भी इसका सबस्पेस होगा। तो एक्चुअली V का तो सबस्पेस होगा ही, लेकिन WC का भी सबस्पेस होगा वो। ओके, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ पे V का सबस्पेस कौन सा होगा, WC होगा, और WC का भी सबस्पेस क्या होगा, W0 होगा। तो W0 एक्चुअली V का भी सबस्पेस होगा, W0 WC का भी सबस्पेस होगा। ओके, तो ये वाला अगर सबस्पेस प्रूव करना तो क्या करेंगे, कोई भी दो ऐसी सीक्वेंस लेंगे कि जो 0 को कन्वर्ज करेगा, तो उन दोनों का सम भी कहां पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। एंड अल्फा टाइम वो सीक्वेंस भी 0 पे कन्वर्ज करेगी। 0 जो फंक्शन सीक्वेंस है वो भी 0 को कन्वर्ज कर रही है, इसलिए इसकी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 के अलावा मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं, सपोज यहाँ पे 1 लेता हूं, ऐसे सारे सीक्वेंस का कलेक्शन है जो 1 को कन्वर्ज होता हो, तो वो एक्चुअली सबस्पेस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 0 जो एलिमेंट है स्पेस का वो क्या होता है, कांस्टेंट सीक्वेंस 0। तो कांस्टेंट सीक्वेंस 0 एक्चुअली 0 पे ही कन्वर्ज होता है, 1 पे कन्वर्ज नहीं होता, तो 0 ही इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे 0 के अलावा मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा तो वो काम नहीं करेगा।